यस। तो देखो ये तो गारंटीड ही आपके एग्ज़ाम में, कल वाले एग्ज़ाम में आने ही वाला है, तो बिल्कुल 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 ध्यान से इसको देख लो। कॉमन साइज़ और कंपैरेटिव, इसमें चॉइस आने वाली है। कॉमन साइज़ और कंपैरेटिव में चॉइस आने वाली है, तो आप कोई भी एक बहुत अच्छे से कर लो और दोनों हो जाएं तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन में क्या आने वाला है दैट डजंट नो, बट स्टिल अगर एक भी आप अच्छे से कर लेंगे बहुत पक्की तरीके से तो चॉइस आने वाली है, तो आप एक आराम से कर पाओगे। तो जैसे आप मैं क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाना है आपको, राइट। तो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है P&L के लिए, ठीक है। तो आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1819 1920, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 1819 1920, अदर एक्सपेंसेस 1819 1920 और टैक्स रेट 40% का है, राइट। अब इसके हिसाब से हम अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको देख लेते हैं। ये है हमारा उसका फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर जो ब्लैंक रहेगा, 1819 1920 मतलब प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। नाउ सबसे पहली बात, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप फटाफट देख लो, ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख है और 20 लाख है, तो सबसे पहले हमने कॉपी कर लिया, राइट। अब 16 लाख है और 20 लाख है ना। तो मैं आपको फिगर मार्क करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो कि अब हमें क्या करना है, जो हमारा 20 लाख है ये जो करंट ईयर है, राइट, और 16 लाख जो है वो प्रीवियस ईयर है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रीवियस ईयर जो है वो करंट ईयर में से माइनस होगा, मतलब 20 लाख माइनस 16 लाख कितना आया, 4 लाख। ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। क्लियर समझ में आया। अब सर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो भी एब्सोल्यूट डिक्रीज चेंज आया ना उसे 4 लाख आया, 4 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मतलब 16 लाख इंटू 100, ठीक है, 25% हो गया। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस को लेस करना है। तो आपके एक्सपेंसेस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, जैसे सबसे पहला है एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, है ना, तो वो आपने माइनस कर देने हैं, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से। सिमिलरली वी हैव अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो जो कि 2 लाख रुपीज़ के हैं प्रीवियस ईयर में। 8 + 2 10 कितना हो गया, 10 लाख हो गया, तो यहाँ हमने 10 लाख लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल में से 16 में से माइनस करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करेंगे, 16 लाख में 10 लाख गए तो 6 लाख बचा, राइट, 6 लाख। उसके बाद करेंगे लेस टैक्स, क्या लेस करेंगे, टैक्स लेस करेंगे, 40% निकाला, ठीक है। किसका 40% निकाला, 6 लाख का, तो कितना आ गया, 2,40,000। आई होप क्लियर। ये माइनस करने के बाद आया 3,60,000। और ये वाला कंडीशन सेम चलेगी, जैसे आप देख पा रहे हो। एक और ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 6 लाख है, ये 9 लाख है, दोनों को माइनस किया, 3 लाख आया। अब 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, तो कितना आ गया, 50%। इन दोनों को माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है ना, तो 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाय 3,60,000 इंटू 100, तो कितना आ गया, 50%। बहुत ईजी सा है ना, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से। अब हम करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, ओके। तो अब चलते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन है हमको, आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन ये है जो जिसमें आपको एक तो 20 का है, एक 19 का है। पहले करंट ईयर दे रखा है, फिर प्रीवियस ईयर दे रखा है, ठीक है। फॉर्मेट सेम पीछे वाले ही फॉलो करोगे आप, मतलब पहले आप लिख रहे हो आप प्रीवियस ईयर और फिर आप लिखने वाले हो करंट ईयर। फिर दोनों को प्रीवियस ईयर जो है वो माइनस होगा करंट ईयर में से, तब आएगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज। तो ये जनरली जिस फॉर्मेट में दे रखा होता है उसी फॉर्मेट में बेसिकली हम कॉपी करते हैं। अदरवाइज़ आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता ही होगा, कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो हमको उसी फॉर्मेट में इसको फॉलो करना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसको सारी की सारी पहले जो चीज़ें हैं, मतलब जितने भी अमाउंट दे रखे हैं, हम सबको कॉपी करके कहाँ लेकर आए, नीचे। सबसे पहले हम उतारेंगे अपने फॉर्मेट के हिसाब से, पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर, जैसे हमने पहले किया था, राइट। अब आप देख रहे हो कि हमने सारे के सारे अमाउंट्स कॉपी कर दिए, ये और ये। अब 20 लाख में से 15 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख आएगा। 3 लाख में से 4 लाख माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए नेगेटिव का बैलेंस आया 1 लाख, ठीक है।
आई होप कि पूरे में आप ऐसे ही फॉलो करोगे और समझ में आ गया होगा, है ना। अब बारी आती है परसेंटेज चेंज की। परसेंटेज चेंज में फिर से ये जो आपका आया आंसर 5 लाख, दिस डिवाइडेड बाय 15 लाख, डिवाइड कर दो कैसे 15 लाख से, इनटू कर दो 100 से, इट बिकम्स 33.33%, राइट। सब में यही फॉलो करना है। और हाँ, जनरली बच्चा क्या करता है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि बाद में टोटल लगा देता है। यहाँ पर टोटल नहीं लगाना आपको इन दोनों को माइनस करना है। तो आया हमारा कितना, 8 लाख। 8 लाख डिवाइड बाय 27 लाख इंटू 100, तो आया 29.63, ठीक है। और अब इसका बैलेंस बराबर आएगा, ये आपको देख के चलना है। ये सारे के सारे टर्म्स बराबर होंगे और जब ये बराबर हो जाएंगे इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है। आई होप इट इसके लिए यही बहुत ईजी है ना, बहुत ध्यान से देख लेना। जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसको एक बार पॉज करके वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करके देख लेना। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, इस क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा और अच्छे से पहले सॉल्व कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा आंसर सही है या नहीं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम debentures and a really important question. So here we have Suvidha Limited purchase of machinery worth ₹1,98,000 from Lovely Suppliers Limited. The payment was made by the suppliers issue of 12% debentures of 100 each. Past necessary general entries for the purchase of machinery and issued of debentures when debentures are issued at par. Debentures are issued at 10% discount. Debentures are issued at 10% premium. इसके एंट्रीज क्या करने वाले हैं उसको देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें तो वो ये है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लवली सप्लायर्स, क्योंकि हमारे पास क्या आया है, हमने अपनी मशीन परचेज करी है, ठीक है। अब हम लवली सप्लायर क्या करेंगे, इस डिबेंचर्स इशू करेंगे उतने ही रुपए के। तो पहला जो पार है मतलब सेम रेट पर इशू कर दिया, तो लवली सप्लायर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट जो हमारे पास से चले गए, ठीक है, क्योंकि पार था तो सेम अमाउंट लिख दिया। अब सेकंड सिचुएशन आती है, सेकंड कंडीशन आती है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ 10% डिस्काउंट, मतलब 90 रुपीज़ का हो गया डिबेंचर, पहले 100 का था। तो 1,98,000 को 90 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, इट शुड बी 2200, है ना। इसका मतलब 2200 डिबेंचर्स हमने इशू किए। अब 2200 डिबेंचर पर हम 10% 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो 2200 इंटू 10, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ गया 22,000 रुपये, ठीक है। और पेमेंट कितना करना था, 1,98,000 का। तो 1,98,000 लवली सप्लायर के ऊपर चले हुए हैं, तो टोटल डिबेंचर कितने के हमने इशू कर दिए, इट्स 2,20,000, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा केस है जो प्रीमियम के लिए है कि प्रीमियम पे इशू किए, तो लवली सप्लायर को कितने मिले थे, 1,98,000, तो हमने उसको 1,98,000 ही रखे। 12% डिबेंचर्स पे 1,80,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम पे 18,000। अब ये कैसे आया, देखिए 1,98,000 को डिवाइड कर देंगे 110 से, क्यों, 10% प्रीमियम भी तो है, इसलिए 100 + 10 कितना हुआ, 110। जब 100 + 10 करेंगे 110 को डिवाइड 110 से डिवाइड करेंगे किसका, 98,000 का, तो आएगा 1800 डिबेंचर्स। कितने 100 डिबेंचर्स, 1800। अब 1800 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 18,000 आ गया, जो कि इसमें आ गया SPR में। 12% डिबेंचर्स में 1,80,000, क्यों, क्योंकि 1800 हमारे डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक, इसलिए 1,80,000। और लवली सप्लाई में 1,98,000 तो है ही, राइट। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें फोकस करना है, वो आप ढंग से ध्यान से देख लो बेटा, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप उसको ढंग से देख लेंगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, है ना। अब देखो, वैसे तो मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा जो डिबेंचर्स में अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक क्वेश्चन करा, इसके अलावा आप लोग कोलेट्रल वाला डिबेंचर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा और एक रिडम्पशन वाला। कोलेट्रल और रिडम्पशन पे भी आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है, ज़रूर। और इफ़ पॉसिबल उसके बाद एक बार वो भी कर लीजिएगा, प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। आई होप कि आप डिबेंचर्स में अगर इतना कर लेंगे तो कंप्लीट फुल मार्क्स, टॉप फुल मार्क्स आपके पास होंगे, ठीक है। बहुत कंपल्सरीली आना ही आना है एग्ज़ाम में, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, यस। सो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना। इसको क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे आ रही है कि सर ये बताओ, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि कौन सी चीज़ को इन्वेस्टिंग माने, किस चीज़ को फाइनेंसिंग माने, किस चीज़ को ऑपरेटिंग माने, राइट।
राइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना। हाँ, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन, देखो बाकी तो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ पूरा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, बट स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर स्टिल कन्फ्यूजिंग। सर समझने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो भी डाल चुका था, उसमें कमेंट्स मैंने देखे कि सर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी अब क्या हो रहा है कि मैं बार बार कन्फ्यूज हो रहा हूँ, अलग अलग सैम्पल पेपर्स कर रहा हूँ तो अलग अलग बातें उसके अंदर आ रही हैं, तो किस चीज़ को क्या मानूँ। तो देखो मैंने आपके लिए एक सिंपल सा एक सोल्यूशन निकाला है, वो ये है कि अब आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए टोटल 54 ट्रांजेक्शन्स निकाली हैं। इनको 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, इससे एक बार आपको और आइडिया लग जाएगा। और एक्चुअली में ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कितना प्रैक्टिस अभी तक आप कर चुके हो, कौन चीज़ कहाँ पे आती है वो आपको पता है या नहीं। राइट, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा बाद में। राइट, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आप देख ही पा रहे हो कितना क्लियरली डिफाइन किया गया है। राइट, तो होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मेट को बताने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकाला जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, उसका भी एक हमारे पास एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला है कि भाई जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है उसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, वो उसमें ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड जो हमने पे किया है, ऐड करेंगे फाइनल डिविडेंड जो हमने पे किया है, फिर ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, मतलब ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग दी करंट ईयर का जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है यहाँ पर ऐड होगा। राइट, और प्रीवियस ईयर का नीचे माइनस होगा, वो बता दूँगा कैसे होगा। अभी यहाँ पर समझना है, नेट प्रॉफिट के लिए हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर इनकम टैक्स रिफ़ंड है तो उसे रिफ़ंड हुआ है तो उसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। राइट, क्लियर है। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन हाँ, अगर जैसे आप देख पा रहे हो कोई इंश्योरेंस क्लेम है या फिर कोई लॉस हुआ है तो उस पर्टिकुलर पार्ट में हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ आपको ऊपर वाला पार्ट देखना है, लेस इनकम टैक्स रिसीव तक। ठीक है, जो आया वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। तो आइए अब बात करते हैं हमारे फॉर्मेट की। राइट, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। सबसे बड़ा फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही है, उसके बाद तो बाकी दोनों बहुत सिंपल और शॉर्ट फॉर्मेट्स में हैं। तो जैसे अभी आपने देखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीख लिया, वो इस यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपको ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रीसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स में अमोर्टाइज में गुडविल, पेटेंट। राइट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कोई नॉन करंट एसेट्स है, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट पेड किया है लॉन्ग टर्म बोरिंग पे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोविजंस मेड फॉर द डाउटफुल डेट्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। राइट, तो ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। से में ऐड कर जो इन सबको आप ऐड कर दोगे और जितने भी इनकम्स हैं उनको लेस कर दोगे। ये इनकम देख पा रहे हो ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स फॉर विच एडिशंस ऑलरेडी मेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे इंटरेस्ट इनकम, कोई इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ, कोई डिविडेंड हमें रिसीव हुआ, कोई रेंट हमें रिसीव हुआ, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट बेची है, नॉन करंट एसेट बेची, उसमें जो प्रॉफिट आया, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन रिटर्न बैक हो रहा है, या फिर डाउटफुल डेट्स पे रिटर्न और बैक हो रहा है, तो उन सबको करेंगे हम ऐड करेंगे। बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट और प्रॉफिट, ये चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद इनको सब कुछ ऐड करने के बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। मतलब आपको जो बैलेंस शीट दे रखी होगी उसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी करंट एसेट्स हमारी बढ़ रही हैं और घट रही हैं, और कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। मतलब ऐड करोगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एसेट का घटना जो करंट है,
और करंट लायबिलिटीज़ का बढ़ना, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। उसी के साथ साथ अगर हमारी कोई करंट एसेट घट रही है, राइट, तो हमने ऐड कर दी ना। अब अगर करंट एसेट बढ़ रही है तो आप लेस करोगे, और लायबिलिटी घट रही है तो लेस करोगे, मतलब उसका ऑपोजिट। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अगर करंट एसेट घटती है, डिक्रीज़ होती है तो ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड करेंगे। उसका उल्टा, करंट एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो लेस करेंगे, और करंट लायबिलिटीज घटती हैं तो भी लेस करेंगे, राइट। अब इनको सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आया वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्स से पहले का, ठीक है। अब इसमें लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। क्या लेस करेंगे बेटा, इनकम टैक्स पेड, ठीक है। और अगर कोई इनकम टैक्स रिसीव हुआ है, मतलब जो आपने भर दिया वो रिफ़ंड आया है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे आप कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और अगर माइनस में आंसर आएगा तो आप बोलोगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आफ्टर टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बहुत ही रेयर दे रखे होते हैं, वैसे नहीं आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन। और सीधे आप क्या फाइंड कर पाओगे, नेट कैश यूज्ड अगर माइनस में आ रहा है या फिर पॉजिटिव में आ रहा है तो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम लोग उस पर फोकस करेंगे, वो है हमारा इन्वेस्ट एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग के बाद आता है इन्वेस्ट एक्टिविटीज़, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अगर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, अगर कोई एसेट बेची है तो अमाउंट आया होगा, इसलिए ऐड में डाल दोगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है तो पैसा आया होगा, इसलिए ऐड में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव अगर हुआ है तो सब कुछ ऐड में आएगा, क्योंकि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है। इसी तरीके से परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई एसेट आपने खरीदी है या इंटेंजिबल एसेट कोई खरीदी है तो किस में आएगा, लेस में, क्योंकि पैसा गया है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, अगर परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो आ रही है, मतलब पैसा जा रहा है तो हमने माइनस कर दिया। और कोई कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगा है और हमने पे किया है तो वो भी क्या होगा, हमारा लेस होगा। और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आएगा, और अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, राइट। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे पहला वही वाली बात, अगर पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है ना, पैसा आ रहा है तो ऐड, जा रहा है तो लेस। सबसे पहला प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ फाइनेंसिंग, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, राइट, ऐड करोगे। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ऐड करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको मिला ही होगा, इसलिए हम ऐड करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन प्रीफरेंस शेयर्स, अगर हमने रिडम्पशन किया है तो माइनस होगा क्योंकि पैसा गया है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर पेमेंट की, रीपेमेंट का मतलब पेमेंट किया गया होगा, पैसा गया होगा, इसलिए माइनस में है। बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स माइनस में है क्योंकि पैसा आपके पास जाएगा। डिविडेंड पेड किया है तो माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर आप पे कर रहे हो तो माइनस होगा। इस तरीके से डिविडेंड या टैक्स पेड करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर से वही सेम बात, अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो आप बोलोगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब आता है देखिए हमारा लास्ट पार्ट, जिसमें हम फाइनल कैश फ्लो निकालते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालते हैं द एंड ऑफ द ईयर। सो सबसे पहले नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में A प्लस B प्लस C, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को तीनों को ऐड करोगे और ऐड करके आंसर यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद इसमें ऐड करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग में जो दे रखा है वो कैश इन हैंड, कैश एट बैक और करंट इन्वेस्टमेंट सब कुछ ऐड होगा बिगिनिंग वाला। जब दोनों को A प्लस B प्लस C और इन तीनों को जब ऐड करके आएगा आंसर, दोनों में जब आप ऐड करोगे तो बराबर आना चाहिए किसके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड ऑफ द ईयर। अगर यहाँ पे आपका बराबर आ रहा है इट मीन्स कि आपने परफेक्टली सही किया है, राइट। तो होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, होप कि क्लियर हो गया होगा।
अब एक छोटा सा अकाउंट वाली बात कर लेते हैं कि लेजर अकाउंट भी आता है, इसमें परचेज का अकाउंट बनाना, मतलब परचेज निकालना या सेल निकालना, वो कैसे निकालते हैं पहले उसको भी देख लेते हैं। अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको इस तरीके से बैलेंस दे रखे होते हैं, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का, लेकिन आपको दोनों बैलेंसेस के साथ साथ अगर नीचे भी कोई एडजस्टमेंट कह रहा है तो इसका मतलब उसका अकाउंट तो आपको कंपलसरी बनाना ही है, राइट, ठीक है। अदरवाइज़ तो बाकी तो आप डिफरेंस अमाउंट करके निकाल सकते हो, अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। जब एडजस्टमेंट दे रखी है तो अकाउंट कंपलसरी हो जाता है। अगर ऊपर से भी अकाउंट बनाते हो जिसका एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है तो बना सकते हो, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन हाँ, अगर किसी के एडजस्टमेंट कह रहा है तो बनाना ज़रूरी हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि बोल रहे हैं अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000, जिस पर डेप्रीसिएशन लगा है 12,000 का, वह सोल्ड फॉर रुपीज़ 35,000, 35,000 ने बेच दी। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वो 6,000। तो पूरा प्लांट एंड मशीनरी पे बोला है 60,000 का लगा है, लेकिन हमें तो बात करनी है जो मशीन बेची है उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम अपने अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होता है आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो आप ऊपर क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि आपको जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो 2 लाख का है, राइट, क्लियर है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपये, इस तरीके से बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख रुपये। आई होप इट इज़ क्लियर। अब कह रहा है बेची कितने में, 35 में, तो बाय बैंक के नाम से डाल दिया, सेल में तो 35,000 रुपये। ओवरऑल पूरा प्लांट एंड मशीनरी पे टाइप कितना लगा है, 60,000 का, तो हमने लगा दिया, राइट। अब हमें ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखो भाई, फिर से क्वेश्चन पे आओ, एडजस्टमेंट पढ़ो। कह रहे 40,000 की मशीन थी, 40,000 का पार्ट था, 12,000 का डेप लगा, 40 में से पहले 12 माइनस कर देते हैं, राइट, कितना बचा 28, और बेचा कितने में है 35 में। इसका मतलब फ़ायदा हो गया ना, फ़ायदा हो गया ना, कितने का 7,000 का। तो आपने देखो यहाँ पे लिखा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, गेन ऑन सेल ऑफ असेट 7,000 रुपये का। अगर लॉस होता तो यहाँ डाल देते, प्रॉफिट हुआ है तो हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद आपने बैलेंस को मैच किया, बैलेंस में लाया तो आया 3,46,000, ठीक है। इसको हमने किसके नाम डाल दिया, बैंक के नाम से डाल दिया। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट, ओके। अभी देखो स्टिल अगर कोई थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियोस का वेट करते रहो, आगे मैं वीडियो डालता रहूँगा, लेकिन जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको ढंग से देख लो। हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले 1 शॉट आएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे बिजनेस में पूरा का पूरा पेपर हमारे 1 शॉट से आया था, यही 100% हम उम्मीद करते हैं कि ये भी सेम ही आएगा, राइट। तो बी श्योर कि आप ढंग से मेरी सारी वीडियोस को देख रहे होंगे। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वीडियोस को देखना ही पड़ेगा, और JKM ट्यूशन वर्ल्ड वाइड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई होप कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो फटाफट से पहले इसको पॉज करो और शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, संग में कमेंट भी कर ही देना। ओके, नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिजोल्यूशन ऑफ फर्म। यस, आफ्टर कंप्लीटिंग NPO, there are some conditions when firm is dissolved, but it is only with the consent of all the partners or according to the contract between partners. So here we are going to learn some important topics from dissolution of firm that are really very important for your examination point of view. और अगर इसको समझ डाला, इसको अच्छे से कर डाला तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपके 5 मार्क्स पके। मतलब चैप्टर तो 7 मार्क्स का है, लेकिन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि बेसिकली जर्नल एंट्री के बारे में क्वेश्चन आने वाला है। मतलब मैं जो अपना सेंस लगा रहा हूँ उसके हिसाब से चॉइस आएगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात चल रही है ना। सो वी हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट द फॉर्मेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का फॉर्मेट देख लेते हैं। इस फॉर्मेट पे कंसंट्रेट करने से पहले मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगा कि देखो भाई, ये फॉर्मेट याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्री इसी से कर पाओगे।
मेरा कहने का मतलब है, शायद मेरे जो सिक्स सेंस कहते हैं, अगर अकाउंट बनाना आता है रियलाइजेशन तो जनरल एंट्रीज आप बहुत आराम से कर पाओगे, जनरल एंट्री के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहला पार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो वो है हमारा ये वाला पार्ट। जितनी भी एसेट्स हैं, राइट, वो सारी एसेट्स को आपको अपने अकाउंट, अपने जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है उसमें से कॉपी कर कर यहाँ पर उतारनी है पॉइंट नंबर 1 में, टू सन्ड्री एसेट्स। बस किसको छोड़कर? कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, बिल रिसीवेबल, सैनिटेटर्स, ये सब आपको क्या करना है यहाँ पे कॉपी करते हैं। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड यू हैव टू कॉपी ऑल द लाइबिलिटीज़, राइट, जो कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उनको करेंगे। लेकिन इसमें चीज़ को ध्यान रखना होता है, अगर कोई पार्टनर है, पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर के लोन को यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन पार्टनर की वाइफ का लोन है तो बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, राइट। तो देखिए, बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब क्या करने हैं आपको यहाँ पर कॉपी करने हैं। आई होप कि ये तो बिल्कुल सिंपल वाला पार्ट हो गया जो सब कॉपी करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या आएगा? सबसे पहले आपको दिख रहा है बाय कैश एंड बैंक, राइट। इसमें हमको वो चीज़ लिखनी है जो रियलाइज्ड हो रही है, जो हम बेच रहे हैं, राइट, ठीक है, जिनसे हमें कैश आएगा, जिनसे बेचकर उसे हम क्या बोलेंगे? बाय बैंक या बाय कैश के नाम से आप उसे रिकॉर्ड करोगे। इसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पर चांसेस आते हैं जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई ये मैं खरीद लूँगा, है ना। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर व्यक्ति है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एसी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है ना, कार है, तो वो क्या करेंगे? आपस में दाम लगा कर खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से आप रिकॉर्ड करोगे। जो भी पार्टनर जो भी एसेट को रिकॉर्ड टेक ओवर कर रहा है उसके नाम से लिख दोगे बाय बीस कैपिटल, राइट, बाय सीज कैपिटल, बाय एस कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट बनता है फिफ्थ पॉइंट, मतलब अगर हम कोई लाइबिलिटीज़, जो ये वाली लाइबिलिटीज़ दे रखी है, इनका पेमेंट भी तो करेंगे, तो पेमेंट करेंगे हम यहाँ पर आके टू कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से, राइट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। नाउ वी हैव सिक्स पार्ट एंड व्हाट इज दैट सिक्स पार्ट? इट इज़ द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, मतलब लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय द पार्टनर। ऐसी कोई लाइबिलिटी जो हमने अज्यूम करी है, या कोई पार्टनर मतलब कह रहा है कि भाई इसको मैं पे ऑफ कर दूंगा, जैसे उसने बोला कि मेरी वाइफ का लोन है मैं पे कर दूंगा, तो यहाँ किसके नाम से आएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आ जाएगा, ठीक है। फिर सेवन्थ में आता है हमारा टू कैश और बैंक, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एज अमाउंट ड्यू एक्सीड्स द एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर। जैसे आपके पास कभी ऑप्शन ये भी आएगा कि एक क्रेडिटर है जिसको आपने अपनी एसेट बेच दी, उसके बदले में एसेट दे दी, उसके बाद भी कुछ अमाउंट बच रहा है, तो आपने उसको किसके नाम से डाल दिया? कैश और बैंक के नाम से डाल दिया, राइट, क्योंकि आप क्या करने वाले हो? उसका पेमेंट करने वाले हो, एक्स्ट्रा जो पेमेंट बचा ना उसका, ठीक है। फिर आता है हमारा एट्थ पॉइंट, यहाँ पे हमने लिखा टू कैश एंड बैंक, मतलब रियलाइजेशन को बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को भी हमें ध्यान से देखना है। वो एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से आएगा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एक्सपेंसेस को पे कर रहा है तो उसके नाम से हम लिख देंगे, राइट, या फिर कोई सैलरी, कोई कमीशन देना था तो वो यहाँ पे लिख देंगे, राइट। उसके बाद हमारा 9 पॉइंट आता है जो हमारा इधर है, बाय कैश और बैंक। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको हमने बेचा, तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे? इधर लिख देंगे। उसके बाद लास्ट सेम चीज़ कि भाई कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। होप इट इज़ क्लियर। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सा पार्ट क्या? बैलेंस को मैच करना। किसको के मैच करना? बैलेंसेस को। अगर यहाँ पर बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट के नाम से आएगा, और यहाँ पर बैलेंस बच रहा है तो लॉस के नाम से आएगा। मतलब अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट है, राइट, क्या? अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है तो लॉस है। आई होप इट इज़ क्लियर। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, इस पे फोकस करने से बेटर है कि हम फोकस करें कहाँ पर?
अपनी जर्नल एंट्रीज पर। तो आइए चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के मेरे पास बार बार कि सर जनरल एंट्री का थोड़ा सा सॉल्व कराइए, जनरल एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी चीज़ इधर क्रेडिट साइड में आ रही है ना, तो आप देख पा रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर लिखे हुए हैं, तो आप किसके नाम से लिखोगे, तो यहाँ पे 2 के नाम से आ रहा है ना, या फिर यहाँ पे बाय के नाम से आ रहा है और यहाँ पे 2 के नाम से आता है ना। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो चीज़ 2 के नाम से आ रही है, किसके नाम से, 2 के नाम से, तो आप उसको बाय में डालोगे। बाय में क्या डालोगे, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रियलाइजेशन टू फर्नीचर एंड फिटिंग, रियलाइजेशन टू बिल्स रिसीवेबल। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखोगे क्या, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट टू रियलाइजेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रियलाइजेशन। समझ गए, मतलब जो चीज़ बाय से आ रही है वो चीज़ डेबिट में रहेगी और रियलाइजेशन 2 हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ 2 में आ रही है उसमें क्या होगा, रियलाइजेशन बाय हो जाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा, और ये क्रेडिट ही रहेंगे। तो आइए जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पार्ट द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जेम्स एंड हेदर who were sharing profit and loss in the ratio 2:1. The various assets other than cash and the outside liabilities have been transformed to realization account. सबसे पहला एंट्री है बेटा, जेम्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन। अगर जेम अपने ब्रदर के लोन को पे ऑफ करने के तैयार है तो ये डेबिट साइड में आएगा, है ना, मतलब 2 साइड में। तो यहाँ पर जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो 2 जेम्स कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो क्योंकि आपने 2 जेम्स कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया इसलिए आएगा एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेम्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन का फॉर्मेट खोल लो और आपको पता पड़ता जाएगा। सेकेंड है डेटर्स रियलाइज 12,000, डेटर्स बेच दिए गए। एसेट बिक्री कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, तो किसके नाम से बिकेगी, बाय साइड से, है ना, बाय बैंक। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट वी हैव हेदर टुक ओवर ऑल द इन्वेस्टमेंट एट 12,000। हेदर ने सारा का सारा इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर लिया। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट अगर कोई टुक ओवर होगा तो किस साइड में होगा, फिर से क्रेडिट साइड में होगा, राइट। तो किसके नाम से, हेदर्स कैपिटल के नाम से। तो हेदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया गया है 5% के डिस्काउंट पर। सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 के हैं, रिकॉर्ड कहाँ होते हैं, बाय साइड, लेकिन पे ऑफ कहाँ होते हैं, 2 साइड। इसलिए 20,000 का 5% निकालोगे 1,000 आएगा, बचेगा 19,000। 20,000 की जगह पे हमें कितने पे करने हैं, 19,000 पे करने हैं। पे कहाँ पे करते हैं, 2 साइड में पे करते हैं लायबिलिटीज़ को, राइट, मतलब डेबिट साइड में पे करेंगे। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, जब पे ऑफ करोगे टू बैंक अकाउंट, राइट। तो एंट्री देख लेते हैं, एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। और फिर उसके बाद हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 2,000 रुपये के, ये भी वहीं रिकॉर्ड होते हैं 2 साइड में। इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। इसके बाद लास्ट है हमारा, हमें प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन में, प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगा, इसलिए फिर से एंट्री हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हैदर अकाउंट और टू जेम्स अकाउंट, राइट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू की तो कोई बात ही नहीं है ना। क्यों न्यू की बात नहीं है, नया तो पार्टनर आ ही नहीं रहा ना, अभी तो सिर्फ रिजोल्यूशन हो रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पार्ट रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिजोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिफरेंसेस कर लीजिएगा, राइट। और इनकी मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, वो देख लीजिए। सेक्शंस देख लीजिएगा, जो कि सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप 932 जो स्टेट करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, राइट, जिसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ओके। इसको इम्पोर्टेंट देखना। उसके साथ साथ जो की टर्म्स हैं, जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ, इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, आप इससे भी कॉपी कर सकते हो, मतलब नोट्स बना सकते हो अपने खुद के। लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट की छोटी सी डेफिनेशन, इसको भी एक बार देख लीजिए, इसको भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अब जो मैंने आपको बताया इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ रिजोल्यूशन में यही आएगा जो बताया है,
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो दैट इट शुड बी मोर रिलायबल टू यू, राइट। सो अच्छे से कर लोगे तो अच्छे से किस पे चल रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मेट पे चलते हैं और क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ इनकम एंड सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या, जो भी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पहले वो लिखिए, उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, राइट। फिर ऐड करोगे एडवांस एट दी बिगिनिंग, फिर लेस करोगे एडवांस एट दी एंड, और फिर लेस करोगे आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। क्या, वैसे तो याद करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, देखो खुद सोचो, कॉन्सेप्ट लगाओ इसके ऊपर कि जो भी सब्सक्रिप्शन है और आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिला नहीं है और इस साल का है, तो हमारी क्या हो गई, पर्टिकुलरली हमारी इनकम हो गई, तो हमने ऐड कर दिया। कोई एडवांस है, राइट, जो बिगिनिंग में मिल गया था, तो पूरे ईयर का होगा, इसी ईयर का है इसलिए उसको ऐड कर दिया। सिमिलरली वी से दैट हमारे पास अगर कोई और, फॉर एग्जांपल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी बिगिनिंग वो लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रहा होगा। और क्लोजिंग जो है मतलब एडवांस एट दी एंड सब्सक्रिप्शन के लिए, राइट, तो वो भी क्या है, क्या करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वो आपको एडवांस में मिल गया था नेक्स्ट ईयर का, उसे आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, राइट। चलिए, अगर मान लो इसका अकाउंट बनाने को आगे, तब क्या करोगे, तो अकाउंट के लिए हम लोग फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये हमारा अकाउंट का प्रोसीजर हो गया, सेम टू सेम वही है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, जिन चीज़ों को हम ऐड कर रहे थे, क्या, जिन भी चीज़ों को हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें आप किधर डालने वाले हो, इस साइड में, राइट। इसका मतलब क्रेडिट साइड में डालने वाले हो। जैसे क्या है आपका सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का और आउटस्टैंडिंग एंड का, वो यहाँ आएगा। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो दे रखा होगा वो यहाँ आएगा। उसके बाद इसका ऑपोजिट वाला पार्ट यहाँ पर बैलेंस मिलाओगे और जो बैलेंस बच रहा है वो इस साइड में आया, किसके नाम से, जो फाइनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ क्लब रिसीव 20,000 एज सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन आया, 20,000 का, राइट, 19-20 का है, और विच 3,000 रिलेट टू द ईयर 18-19, जिसमें 3,000 प्रीवियस ईयर के हैं एंड 2,000 फ्यूचर ईयर के हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 19-20 6,000 स्टिल रिसीवेबल, 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। In the case, the receipt and payment account will show 20,000 as receipt in support from subscription. क्या, in case of receipt payment will show, receipt payment क्या शो कर रहा है, 20,000 का क्या शो कर रहा है, receipt साइड शो कर रहा है सब्सक्रिप्शन की, but the income and expenditure account will show 21,000 as income from subscription, लेकिन income and expenditure 21,000 शो कर रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ विच इज़ गिवन बिलो। तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले आपको देखना है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है ना, हर बार यही देखते हैं। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है, जो कितना है बेटा, 20,000 का, ठीक है। इसमें लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन जो कि किसका है, प्रीवियस ईयर का, 3,000 माइनस कर दिया। फिर सब्सक्रिप्शन जो फ्यूचर ईयर का है उसे माइनस कर देंगे, 2,000 वो माइनस कर दिया, और जो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो कि 6,000 है उसको हमने ऐड कर देना है। तो हमारा फाइनल आ जाता है 21,000। ये क्या आ गया, 21,000 आ गया, जो क्या है हमारा फाइनल सब्सक्रिप्शन है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लिखने वाले हैं। आइए तो फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा प्रैक्टिस करेगा। जैसे दे रखा है एक्सेप्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, दिख रहा है आपको 18-19, 19-20 और 20-21, ठीक है। और टोटल हमारा 30,250। लेकिन नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, उसमें लिखा हुआ है बेटा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 230 हैं और सब्सक्रिप्शन 125 का है, राइट। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अभी भी जो दिखा रहा है
19 का आउटस्टैंडिंग 2750, लेकिन ऊपर कितना दिखा रहा था, 2500 दिखा रहा था। इसका मतलब क्या, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखो, एक तो जैसे आपने देख पा रहे हो कि नोट्स में दे रखा है कि भाई जो सब्सक्रिप्शन है रिसीट पेमेंट का वो 30250 है, क्योंकि हमने क्या ले लिया, जो हमें ऊपर सम दे रखा था वो ले लिया। अगर ऊपर वाला सम ले लिया तो ऊपर के दोनों माइनस करने पड़ेंगे, 2500 और 1000, लेकिन नीचे बोल रहा है वो 2500 नहीं, वो 2750 है। इसीलिए सबसे पहले कहाँ आ जाओ, सबसे नीचे वाले पार्ट पे आ जाओ। ये जो आप देख रहे हो लेस सब्सक्रिप्शन, ये वाला और ये वाला 2750 और 1000, ये क्यों करे? क्योंकि ये कह रहा है दोनों के एक पिछले साल का है और एक नेक्स्ट ईयर का है, दोनों को माइनस कर देंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास बेसिकली कह रहा है कि 2500 ऊपर थे, लेकिन नीचे कह रहा है 2750 है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो अभी भी आएगा। इसे 250 रुपये हमने क्या कर देने, ऐड, इस साल मिलेंगे इसलिए ऐड कर देंगे। अलॉन्ग विद इट, इसके साथ साथ अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 230 का मल्टीप्लाई 125 से करोगे तो कितना आएगा? इट शुड बी 28750। कितना आएगा? 28750, लेकिन आ कितना रहा है? 26750 हमें रिसीव हो गया। इसका मतलब 2000 अभी और आने हैं, तो 2000 हमने वो भी ऐड कर दिए, जो क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे। दोनों को ऐड कर यहाँ लिखा आपने, तो 2250 आ गया, 30250 में ऐड किया और दोनों को माइनस किया, 28750 आंसर आ गया। लेकिन हाँ, एक शॉर्टकट मेथड बता सकता हूँ कि आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हो। जितना अगर मेंबर्स का भी दे रखे होते हैं तो मेंबर्स का मल्टीप्लाई आपस में कर दो, जैसे 230 का मल्टीप्लाई 125 से कर दो, कितना आ जाएगा? 28750 आ जाएगा। तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आंसर को, राइट। चलिए, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, रेंट, इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देख लो। जो भी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर दे रखे हैं पहले उनको लिखोगे, उसमें लेस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, फिर ऐड करोगे एडवांस एट द बिगनिंग और फिर लेस करोगे एडवांस एट द एंड। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या? जो सब्सक्रिप्शन में लगाया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगकर आप ईजिली फाइंड कर सकते हो कि आपको आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड कितना अमाउंट शो करना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम बात करते हैं हमारे टूर्नामेंट फ़ंड की या फिर फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग की, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन में आप देखिए, टूर्नामेंट फ़ंड गिवन है 1.5 लाख रुपये का, और टूर्नामेंट फ़ंड का इन्वेस्टमेंट भी 1.5 लाख रुपये का है, और उस फंड से होने वाली इनकम 18,000 की है, और उस पर जो होने वाले खर्चे हैं वो 12,000 के हैं। एज वेल एज़ उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है एक्रूड इनकम, जो कितने की है? 6,000 रुपये की है, ठीक है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात मैं बताऊं, अगर हम इसका अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहली बात, जो टूर्नामेंट फ़ंड, सबसे पहले हम कहाँ पे आते हैं? अपने लाइबिलिटी साइड में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको हमेशा करना है वो बता रहा हूँ। टूर्नामेंट फ़ंड जो है दे रखा है तो वो लाइबिलिटी में आएगा, स्पोर्ट्स फंड है तो लाइबिलिटी में आएगा, मैच फंड है तो लाइबिलिटी में आएगा, बिल्डिंग फंड है तो लाइबिलिटी में आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब टूर्नामेंट फ़ंड कितना है? 1.5 लाख रुपये का। उसमें कह रहे हैं कि उस जो फंड है उस फंड से हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो कितने का है? 1.5 लाख रुपये का, राइट। तो वो फंड जो है उससे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपकी एसेट बन गई, तो आपने एसेट साइड में डाल दिया 1.5 लाख रुपये, ठीक है। उस एसेट से आपको इनकम रिसीव हुआ 18,000 रुपये का, राइट। तो आप अपने फ़ंड में उसको ऐड कर दोगे, राइट ना। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है 6,000 रुपये अभी आना बाकी हैं, राइट, जो एक्रूड है, इंटरेस्ट है जो एक्रूड है। तो हमने 6,000 रुपये भी हमें मिलेंगे तो ऐड कर देंगे, तो हमने उसको ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारी इनकम को, वो हमारी जो इनकम है उसे इंक्रीज़ करेगा, हमारे फ़ंड को बढ़ाएगा, है ना। एज वेल एज क्योंकि वो एक्रूड है, मतलब वो एसेट है, इसलिए वो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फ़ंड के नाम से कहाँ आएगा? एसेट साइड में आएगा, 6,000 रुपये, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट हमें क्वेश्चन में दे रखा था 12,000 रुपये क्या हुआ है? टूर्नामेंट एक्सपेंस हुआ है। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सबको सॉल्व किया, 1,50,000 में 18,000 ऐड किया, फिर ये हो गया 1,68,000, फिर 6,000 ऐड किया, इसके बाद 12,000 माइनस किया, तो आंसर आया 1,62,000। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं आने के। वो ये है कि मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको दे रखा होगा पेमेंट मेड फॉर द ड्यूरिंग द ईयर, जो भी मेडिसिन है, राइट, या
कोई स्पोर्ट्स मटेरियल है, जो भी दे रखा है उसके लिए, या 2 लाख दे रखा है, उसमें लेस करोगे क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, ऐड करोगे क्रेडिटर एट द एंड। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आया वो हुआ परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इससे आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। पर पॉज करके इस क्वेश्चन को ज़रूर ढंग से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में होगा। इसको एक बार पॉज करके ढंग से देख लो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको इसका सोल्यूशन। तो बेटर है कि आप इसको कभी कॉपी कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको सोल्यूशन समझने में आसानी होगी। राइट, चलिए तो अब देखते हैं हमारा इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इसमें हमारे पास कैपिटल फंड गिवन नहीं है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, और फिर बनाएंगे हमारा रिसीट इन पेमेंट। चलिए आइए, तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो भी चीज़ें आपको किसकी दिख रही हैं, 18-19 की दिख रही हैं, वो सब चीज़ के अंदर डाल देंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा था 1500 रुपये का, वो फर्नीचर है हमारा 10,000 का, वो कैश इन बैंक बैलेंस दे रखा है 25,000 का, वो डाल दिया। सिमिलरली हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो है 500 रुपये की, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं जो कि 600 रुपीज़ के हैं, और लास्ट में बैलेंस मिलाया तो हमारे पास आ गया हमारा कैपिटल फंड। ये यूज़ होगा हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देख लीजिए, ये आ गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन की बात है तो आप देख पा रहे हो 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन दे रखा था हमको क्वेश्चन में, वो हम लिखा, और एक्रूड जो सब्सक्रिप्शन है उसको हमने उसमें क्या कर दिया, ऐड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो 450 का रिसीव हो रखा था, उसमें 150 रुपये का अभी इंटरेस्ट नहीं रिसीव हुआ, तो हमने उसको उसमें ऐड कर दिया क्योंकि वो एक्रूड है, और ये एसेट पार्ट में भी जाएगा। इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, रिसीट हुए थे 4,000 के, उसमें 3,000 के खर्चे हो गए, तो हमने 1,000 रुपये आ गए हमारे किसमें, इनकम ऑफ फ्रॉम रिफ्रेशमेंट के नाम से। जनरल डोनेशन भी रिसीव हुआ है तो इनकम साइड डालेंगे, आपको पता है। हॉल रेंट हमें मिला है 300 रुपये का, और एंट्रेंस फीस 500 रुपीज़ की। अब आप बोलोगे सर एंट्रेंस फीस जो है वो हमने इसके अंदर डाली है 500 रुपीज़, क्यों? तो देखिए एंट्रेंस फीस दे रखी है 1,000 रुपये की, लेकिन बोला है 50% टू बी कैपिटलाइज। क्या 50% कैपिटलाइज करना था ना, इसलिए 50% कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में, और 50% कहाँ आ गई, इधर। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर जो कितना है 12,500 का, ठीक है, क्योंकि 10,000 का 10% निकाला, और फिर 5,000 का 10% निकाला, कितने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि वो दे रखा है ना डेट उसमें। ये देखिए क्वेश्चन में जो नीचे बोल रहा था एडजस्टमेंट में कि जो फर्नीचर है 1 रुपये का 10,000 का था, जिस पर डेप लगा दिया गया, राइट। सो इसीलिए हमने इस पर कितने का लगाया, 10% का डेप लगा दिया, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, ऊपर जो देखा है फर्नीचर 5,000 रुपये का जो बॉक्स में है, उसमें देख लीजिए वो 1/10 खरीदा गया है, इसलिए 6 महीने का उस पर डेप लगाया गया, ठीक है ना। फिर 2 सैलरी पेड करिए 2,000 रुपये की, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग जो है 500 रुपये का, और ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जो भी मैंने आपको बताया था ना, और सैलरी कैसे निकालते हैं, एक्सपेंसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी मेथड से निकाला गया है। टेलीफोन बिल भी, क्योंकि वो भी एक्सपेंस है, इसलिए जो हमने पेड किया था 150 रुपये का, 1500 का सॉरी, और लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो कि 600 रुपये के हैं, और ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो 300 रुपये के हैं। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1500 रुपये, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 600, और सरप्लस जो आ गया, मतलब आपने दोनों बैलेंस को मिलाया तो सरप्लस आया, कितना आया, 6600। आई होप इट इज़ क्लियर।
अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये भी है कि अब जैसे आप देख पा रहे हो कि जैसे हमारा पूरा जो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है पूरा का पूरा सेम टू सेम आ गया, तो अब कुछ लोग ऑपोजिशन में आ गए, राइट, कमेंट्स दे आर पुटिंग, दिस इज़ वेरी मच थैंक यू फॉर योर ऑल ऑफ़ यू कि ऑपोजिशन भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप सॉल्व भी कर देते, तो सॉल्व करने में टाइम जो लग रहा है ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी मेरे को सारे चैप्टर दोबारा बताने हैं, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना है। आई थिंक द बेस्ट मेथड इज़ वन शॉट के लिए बेस्ट मेथड यही है कि मैं नोट्स के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कैसे फोकस करना है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो इट्स वीडियो बिकम्स टू लेंदी, और वन शॉट की जगह आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी वीडियो देखोगे तो आपको मूड चेंज आता है बीच में और इंटरेस्ट भी नहीं आता है ना। इसलिए आप भी चाहते हो ना जल्दी सब कुछ खत्म हो जाए और जल्दी से बस क्विक रिकैप मिल जाए आपको, जिससे आपको सारा का सारा रिवाइज हो जाए। तो बस मैं आपको रिवाइज ही तो करा रहा हूँ ना। ओके, आइए अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट देखो आपके सामने तैयार है। सबसे पहले एसेट की बात कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो कि 1920 का होगा, ठीक है। फर्नीचर 10,000 का था, 5,000 का परचेज़ किया था, और टोटल मिला के जो डेप्रिसिएशन लगा वो 1250 का लगा, माइनस करने के बाद आया 13,750। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो 8,000 के हैं। एक्यूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 150 रुपये का, बुक्स 2,500 रुपये की, और लास्ट में कैश दे रखा है 20,500 रुपये का, राइट। इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड आते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सॉरी वो लाइबिलिटी है हमारी, क्योंकि हमें एडवांस से मिल चुका था 500 रुपये का। आउटस्टैंडिंग सैलरी 19-20 की 2,000। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस 19-20 का 300 रुपये। कैपिटल फंड अभी हमने अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला था 35,400 का। इसमें एंट्रेंस फीस ऐड करेंगे। एंट्रेंस फीस कहाँ से आई, क्वेश्चन में दे रखा था 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड, इसलिए 500 रुपये यहाँ पर आ गए, और ऐड करेंगे लास्ट में सरप्लस, जो कि 6,600 रुपीज़ का, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकला था। सबको ऐड करने के बाद आपने बैलेंस मिलाया 45,300 एंड 45,300 का क्या आ गया, हमारा बैलेंस आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट।